हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में मैचुरेशन के बारे में पढ़ा कि मैचुरेशन क्या होती है, हेरिडिटी आनुवंशिकता क्या होती है, वातावरण से जो हमारा शारीरिक विकास है, आनुवंशिकता हेरिडिटीज कैसे प्रभावित करती है हमारे विकास को। आज हम मानव विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ेंगे। पिछली इकाई में आपने मानव विकास वृद्धि का अध्ययन किया और मानव विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। परंतु इस इकाई में आप मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं एवं उस अवस्था विशेष में संपादित विकासात्मक कार्यों का अध्ययन कर सकेंगे। इकाई के अध्ययन से आपको मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं को जानने, समझने व उनकी विशेषताओं एवं विकासात्मक कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की पर्याप्त सामग्री मिल पाएगी। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर समझ सकेंगे। विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले शारीरिक मानसिक परिवर्तनों को रेखांकित कर सकेंगे। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे और विभिन्न अवस्थाओं के विकासात्मक कार्यों का वर्णन कर सकेंगे। मानव विकास की अवस्थाएं। मनुष्य के संपूर्ण विकास काल को कई अवस्थाओं में बांटा गया। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि गर्भकाल और परिपक्वता के बीच की प्रत्येक अवस्था में कुछ ऐसी प्रमुख विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न दिखाई पड़ने लगती हैं। विकासात्मक अवस्थाओं को लेकर मनोवैज्ञानिकों के बीच मतभेद है कि गर्भाधान से मृत्यु तक का विकासात्मक अवस्थाओं को निम्न 8 भागों में विभाजित किया गया। फर्स्ट है गर्भकालिक अवस्था या गर्भ अवस्था, जब बच्चा माँ की पेट में होता है। गर्भाधान से लेकर जन्म तक मीन्स माँ के पेट से लेके माँ के पेट में जब बच्चा रहता है और जब उसका जन्म होता है उसके बीच का काल होता है। सेकंड स्टेज होता है शिशु काल या शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 3 वर्ष की मानी जाती है। कोई कोई तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक भी मानते हैं, लेकिन शिशु काल और शैशवावस्था सेकंड स्टेज होती है। बाल्यकाल या बाल्यावस्था मीन्स थर्ड स्टेज मीन्स पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। वैसे 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की मानी गई है बाल्यावस्था और इसे 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है, 4 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक और 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 वर्ष से ऊपर तक के बच्चों का होता है, मीन्स 13 से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं। युवावस्था किशोरावस्था खत्म होने के बाद आती है, मीन्स 20 से 25 वर्ष तक के बच्चों में। प्रौढ़ावस्था जब 26 साल से 60 वर्ष तक का व्यक्ति हो जाता है तब प्रौढ़ावस्था आ जाती है। वृद्धावस्था जीवन की अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था का प्रारंभ 60 वर्ष के बाद होता है। गर्भकालीन अवस्था यह अवस्था गर्भाधान के समय से लेकर जन्म से पहले की अवस्था है और इस अवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इसमें विकास की गति अधिक तीव्र होती है। माँ के पेट में बच्चा जल्दी विकसित होता है, किंतु जो परिवर्तन इस अवस्था में उत्पन्न होते हैं वह विशेष रूप से शारीरिक होते हैं। समस्त शरीर रचना, भार, आकार में वृद्धि, आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था की घटनाएं होती हैं। संपूर्ण गर्भकालीन विकास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह की अवस्था, और इस अवस्था में प्राणी अंडे के आकार का होता है और इस अंडे में भीतर जो कोष्ठ विभाजन की क्रिया होती रहती है, परंतु ऊपर से किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। लगभग 1 सप्ताह तक ये अंडाकार जीव गर्भाशय में तैरता रहता है, जिसके कारण इसे कोई विशेष पोषण नहीं मिल पाता, परंतु 10 दिन बाद ये गर्भाशय की दीवार से सट जाता है और माता के शरीर पर भोजन के लिए आशीत हो जाता है।
उसके बाद तीसरे सप्ताह से लेकर दूसरे महीने तक अंत तक गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था होती है, जिसे भ्रूण अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था के जीव को भ्रूण कहते हैं। विकास की गति बहुत तीव्र होने के कारण इस अवस्था में भ्रूण के भीतर अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। शरीर के प्राय सभी मुख्य अंगों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। दूसरे महीने के अंत तक भ्रूण की लंबाई 1.25 इंच से 2 इंच तक तथा उसका भार लगभग 2 ग्राम हो जाता है, परंतु भ्रूण का स्वरूप वैसा नहीं होता जैसे नवजात शिशु का होता है। इस अवस्था में सिर का आकार अन्य अंगों के अनुपात में बहुत बड़ा होता है। इस अवस्था में सिर का आकार अन्य अंगों के अनुपात में बहुत बड़ा होता है। कान भी सिर से काफी नीचे स्थित होते हैं। नाक में भी केवल एक ही छिद्र होता है और माथे की चौड़ाई आवश्यकता से अधिक होती है। भ्रूण का निर्माण 3 परतों से होता है। बाहरी परत को एक्टोडर्म, बीच वाली परत को सोटडर्म और आंतरिक परत को एंडोडर्म कहा जाता है। इन तीनों परतों से शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। बाहरी परत बाहरी परत बाहरी परत बाहरी परत से त्वचा, नाखून, दांत, बाल, नाड़ी मंडल का निर्माण होता है। इनमें से मस्तिष्क का विकास तो बहुत तेजी से होता है। 4 सप्ताह की अवस्था में मस्तिष्क के विभिन्न भागों को पहचाना जा सकता है। बीच की परत से त्वचा की भीतरी परत और मांसपेशियों का निर्माण होता है। इसी प्रकार आंतरिक परत से फेफड़े, यकृत, पाचन क्रिया से संबंधित अंग तथा विभिन्न ग्रंथियां बनती हैं। दूसरा है गर्भकालीन की विकास की तीसरी और अंतिम अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था कही जाती है। ये तीसरे महीने के प्रारंभ से जन्म के पूर्व तक की अवस्था होती है। इस अवस्था को निर्माण की अवस्था नहीं बल्कि विकास की अवस्था समझना चाहिए, क्योंकि भ्रूण अवस्था में जिन जिन अंगों का निर्माण हो गया होता है उन्हीं का विकास इस अवस्था में होता है। प्रत्येक महीने गर्भस्थ शिशु के आकार और भार में वृद्धि होती रहती है। 5 महीने में इसका भार 10 औंस तथा लंबाई 10 इंच होती है। 8वें महीने में शिशु वजन में 5 पौंड का हो जाता है और लंबाई 18 इंच तक हो जाती है। जन्म के समय शिशु का भार 7 साढ़े 7 पौंड या लंबाई 20 इंच होती है। इस अवस्था में हृदय, फेफड़े, नाड़ी मंडल आदि भी कार्य करने लगते हैं। यहाँ तक कि यदि 7वें महीने में भी बच्चा पैदा हो जाए तो वो जीवित रह सकने योग्य होगा, बट वो कमज़ोर होते हैं जो 7 महीने पे होते हैं। जो बच्चे 9 महीने में होते हैं उनका विकास 80% हो जाता है, वो कमज़ोर भी नहीं होते हैं। शैशवावस्था, जन्म से लेकर 3 वर्षों की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस आयु के बालक को नवजात शिशु भी कहते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चलता है कि इस अवस्था में बालक के भीतर कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखलाई पड़ता। जन्म लेने के बाद जिस नए वातावरण में बालक अपने आप को पाता है, उसे समझना और उसे अपने को समायोजित करना उसके लिए आवश्यक होता है। अतः इस अवस्था में समायोजन की प्रक्रिया के अतिरिक्त बालक के भीतर किसी विशेष मानसिक शारीरिक विकास के लक्षण नहीं दिखाई पड़ते। बाल्यावस्था, जैसे पहले अध्याय में बताया जा चुका है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में बाल्यावस्था का प्रयोग प्राय उसके व्यापक अर्थ में किया जाता है। व्यापक अर्थ में बाल्यावस्था गर्भकाल से परिपक्वता तक के जीवन प्रयास को कहा जाता है, परंतु जब हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा करते हैं तो बाल्यावस्था का प्रयोग संकुचित अर्थ भी होता है। उस संदर्भ में बाल्यावस्था अन्य अवस्थाओं की भांति विकास की एक विशेष अवस्था समझी जाती है, जिसमें कुछ मानसिक शारीरिक विशेषताएं आविर्भूत होती हैं।
अपने संकुचित अर्थ में बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष की होती है, परंतु अध्ययन की सुविधा के लिए से लंबी अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक मान जाती है। निरंतर वातावरण के संपर्क में रहने के कारण इस अवस्था में बालक उसे भली भांति परिचित हो जाते हैं और यह यथासंभव नियंत्रण करने लगते हैं। वातावरण में अपने को समायोजित करने के लिए वह नित्य प्रयास करता रहता है और इस प्रकार का संयोजन स्थापित करना ही बाल्यावस्था की प्रमुख समस्या होती है। इस प्रक्रिया में उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर कार्य करती है और समूह प्रवृत्ति इस अवस्था की एक दूसरी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप बालक के भीतर सामाजिक भावनाओं का विकास प्रारंभ होता है और घर के भीतर की सीमित वातावरण से उबरकर वह बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करने लगता है। सामूहिक परिस्थितियों में पढ़कर बालक में अनुकरण, खेल, सहानुभूति, निर्देशगाहकता का विकास होने लगता है। उसकी अधिकांश नैतिक समूह द्वारा ही नियंत्रित व निर्देशित होती हैं, परंतु अभी उसे उच्च नैतिक आचरण, आदर्श नैतिक निर्णय की आशा नहीं की जा सकती। जहाँ तक बाल्य जहाँ तक बाल्यावस्था में होने वाले सामाजिक विकास का प्रश्न है, बालक के भीतर संयोग, सहानुभूति, नैवृत्ति की भावनाओं के साथ ही अवज्ञा, स्पर्धा, क्षमता और द्वंद्व आदि का विकास शीघ्रता से होने लगता है। ये सारी बातें बालक के सामाजिक समायोजन तथा उसके मस्तिष्क के उचित विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसी परिस्थितियों में पढ़कर वह आत्मनिर्भर होना सीखता है। परंतु धुंध और आक्रामकता के विकास के बावजूद भी किशोरावस्था की तुलना में बाल्यावस्था स्थिर और शांति की अवस्था समझी जाती है। इस अवस्था में बालक घर के भीतर के संकुचित वातावरण से निकलकर पाठशाला और मित्र मंडली में समय व्यतीत करता है। ऐसे जीवन की अनेक वास्तविकताओं को भली भांति समझने का अवसर मिलता है और वह कठोरताओं और अभावों को चुपचाप सह कर लेता है। किशोरों की भांति क्रांतिकारी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करता। वय संधि। किशोरावस्था किशोरावस्था बाल काल की अंतिम अवस्था होती है। संपूर्ण बाल विकास में इस अवस्था का बहुत ही महत्व समझा जाता है। इस अवस्था का सविस्तार उल्लेख एक अलग अध्याय में किया गया। यह केवल 2 शब्दों में इसका संक्षिप्त परिचय दिया गया कि अवस्था प्राय 13 से 19 वर्ष के बीच की अवस्था मानी जाती है और इसके बाद परिपक्वता का प्रारंभ होता है। किशोरावस्था जीवन की सुनहली अवस्था समझी जाती है। इस अवस्था की अनेक विशेषताएं होती हैं, जिनमें 2 प्रमुख सामाजिकता, कामुकता है। इन्हीं से संबंधित अनेक परिवर्तन इस अवस्था में उत्पन्न होते हैं। यह अवस्था कई दृष्टियों से शारीरिक और मानसिक उथल पुथल से भरी होती है। इसे शैशव की पुनरावृत्ति भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में बाल्यावस्था की स्थिरता या शांति नहीं दिखलाई पड़ती। स्वभाव से भावुक होने के कारण किशोर बालक न तो अपना शारीरिक व न ही मानसिक संयोजन उचित रूप से स्थापित कर पाता है। अतः शिशु की ही भांति उसे वातावरण के अपना नवीन संयोजन प्रारंभ करना पड़ता है। किशोरावस्था कामुकता के जागरण से विज्ञानात्मक अस्थिरता, विकसित सामाजिक काल्पनिक बाहुल्य, समस्या बाहुल्य की अवस्था मानी जाती है। जैसा ऊपर संकेत कर किशोर बालक बालिका में घोर शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। उनमें संवेदनात्मक सामाजिक नैतिक जीवन का स्वरूप ही बदल जाता है। उनकी हृदय स्फूर्ति जोश से भर जाते हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु में उसे एक नया अर्थ दिखलाई पड़ने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किशोरावस्था में प्रविष्ट होकर बालक एक नया जीवन ग्रहण करता है। परंतु सत्य तो यही है कि किशोर बालक बालिकाओं की इन अद्वितीय उमंगों के पीछे उनकी यौन परिपक्वता कार्य करती है। कामेच्छा जागृत होने के कारण किशोरों की अवस्था बड़ी प्रिय आनंदमयी लगने लगती है। इसलिए कोई भी किशोरावस्था को अपने जीवन की सुनहली अवस्था कहकर पुकारता है और कोई उसे अपने जीवन का बसंत समझता है। युवावस्था
सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी विगत 50 से 60 वर्षों में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अवधि में वृद्धि हुई। इन दोनों के मध्य की अवस्था को युवावस्था का नाम दिया गया। 20 वर्ष से 25 से 26 वर्ष तक की इस अवस्था में व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने अथवा रोजगार के अवसरों की तलाश में रहता है। इस वर्ग के व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रहती है। वर्तमान में भारतवर्ष में पुरुषों के लिए इस अवस्था की औसत आयु 26, महिलाओं की 22 वर्ष है। रोजगार के अवसर त्वरित गति से सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। सम्यक रोजगार प्राप्त होने और विवाह हो जाने के तक के 20 से 26 वर्ष के व्यक्ति युवावस्था के अंतर्गत समझे जाते हैं। प्रौढ़ावस्था 26 से 40 वर्ष की समझा जाता है। इस अवस्था को नए कर्तव्य, बहुमुखी उत्तरदायित्व की अवस्था माना जाता है। व्यक्ति इस अवस्था में बड़ी बड़ी उपलब्धियों की ओर तत्चित्त होता है, परंतु यह तभी संभव है जब वह विभिन्न परिस्थितियों के साथ अपना स्वस्थ समायोजन स्थापित कर सकने में सफल हो। अन्य अवस्थाओं की भांति प्रौढ़ावस्था में भी समायोजन की समस्या उत्पन्न होती है। व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्यों, संबंधियों, वैवाहिक जीवन तथा व्यवसाय के साथ स्वस्थ समायोजन स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है, जिनके लिए अपने बाल्यकाल में माँ बाप का अनावश्यक संरक्षण मिला होता है। वह इस अवस्था में जल्दी आत्मनिर्भर नहीं हो पाते। फलस्वरूप उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रौढ़ावस्था में जिनके माँ बाप नहीं होते, उनको जल्दी आत्मनिर्भर बनना पड़ता है, जिनसे उन्हें बहुत सी कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है। जिनके माँ बाप होते हैं उनको मतलब संतुष्टि रहती है कि अगर हम काम भी नहीं करेंगे तो मतलब माँ बाप तो हैं। जिनके माँ बाप नहीं होते उन्हें बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हैं। कुछ समाजों में तो तलाक की घटनाएं देखने को मिलती हैं। व्यक्ति को अपने व्यवसाय में सफल संतुष्ट होने के लिए उसकी उपलब्धि ही नहीं वरन समूचे समायोजन की क्षमता भी आवश्यक होती है। मध्य अवस्था 41 से 60 वर्ष तक की मानी गई है। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर कुछ विशेष शारीरिक मानसिक परिवर्तन देखे जाते हैं। मध्य अवस्था के प्रारंभ में ही सामान्य स्त्री पुरुष के भीतर संतान उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त सी हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर हास्य से लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति की रुचियां भी बदलने लगती हैं। वह पहले से अधिक गंभीर यथार्थवादी हो जाता है। उसकी धार्मिक निष्ठाओं में दृढ़ता आने लगती है। मीन्स वो पूजा पाठ में लग जाते हैं। धनांजय के प्रति भी व्यक्ति अब प्राय कम उत्सुक देखा जाता है। इस अवस्था में एक सामान्य कोटि का व्यक्ति सुख शांति पर स्थिरता का अधिक इच्छुक हो जाता है। जहाँ तक समायोजन का प्रश्न है, इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति अपने व्यवसाय से प्राय संतुष्ट हो जाता है। सामाजिक संबंधों के प्रति भी उसकी मनोवृत्ति सुदृढ़ हो जाती है, परंतु उसे अपने पुत्र पुत्रियों के विचारों, दृष्टिकोणों तथा आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझना जरूरी हो जाता है। जिन व्यक्तियों का समायोजन अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा होता है, उन्हें मध्यावस्था और वृद्धावस्था में अभूतपूर्व मानसिक संतुष्टि के अनुभव होता है। वृद्धावस्था जीवन की अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था का प्रारंभ 60 वर्ष के बाद समझा जाता है। शारीरिक मानसिक शक्तियों का ह्रास इस अवस्था में बड़ी ही तीव्र गति से होता है। शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता, प्रतिक्रिया की गति में काफ़ी मंदता आ जाती है। शारीरिक परिवर्तनों के साथ ही घोर मानसिक परिवर्तन भी इस अवस्था में घटित होते हैं। वृद्धजनों की रुचियों, मनोवृत्तियों के महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। सामान्य बौद्धिक योग्यता, रचनात्मक चिंतन तथा सीखने की क्षमताएं स्थिर पड़ जाती हैं। वृद्धावस्था में स्मरण शक्ति का भी बड़ी तेजी से लोप होने लगता है। वृद्धजनों की रुचियां संख्या में घटकर कम हो जाती हैं और उनके लिए उच्च कोटि की उपलब्धियां असंभव हो जाती हैं। शारीरिक शक्ति, मानसिक क्षमताओं में मंदता आने जाने के कारण वृद्ध व्यक्तियों के समायोजन प्राय निम्न स्तरीय और संतोषजनक हो जाता है और फलस्वरूप अनेक वृद्धजन बालकालीन आचरण का प्रदर्शन करने लगते हैं। वृद्धावस्था में व्यक्ति का
वृद्धावस्था में व्यक्ति का सामाजिक विकास संपन्न घट जाता है। वह सामाजिक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाता है। व्यावसायिक जीवन से आवश्यक अवकाश प्राप्त करने लेने के बाद वह वृद्ध व्यक्ति ऐसे समझने लगता है मानो वह आर्थिक दृष्टि से दूसरे पर निर्भर है। अनेक वृद्धजनों के मत में यह धारणा कर लेती है कि समाज परिवार में अब उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं रही। बुढ़ापे में एक प्रकार की उदासीनता का भाव विकसित होने लगता है। परंतु जिन वृद्ध व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति जितनी उत्तम होती है और अपने समाज और परिवार के लिए जितना अधिक उपयोगी समझते हैं, उतनी ही अधिक प्रसन्नता मानसिक संतुष्टि का अनुभव होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अवस्था विशेष की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मैं बीएड के ऐसे ही क्वेश्चंस सॉल्व कराती रहूँगी। थैंक यू।